मुझे रिसेंटली किसी ने स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में बताया। ये एक वेब सीरीज है जो सोनी लिव ऐप पे है और इसमें 10 एपिसोड है। तो पहले तो एक सच्ची कहानी पे आधारित है, तो नेचुरली मुझे इंटरेस्ट आना ही था। उसके अलावा ये फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि ये शो देखना चाहिए। मैंने ट्रेलर देखा और उसके बाद ये पूरा वेब सीरीज देखा और अब आज की वीडियो में मैं इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये एक इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की कहानी है जो इंडिया में हुआ था 90s के दौरान, और उसमें जो मेन किरदार है उसका नाम था हर्षद मेहता। पहले मैं आपको इस शो की बिल्कुल शॉर्ट में समरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम इस शो में जितनी भी फाइनेंशियल चीजें हैं, कुछ फाइनेंशियल बातें हैं मोटी मोटी जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये स्कैम एग्जैक्टली क्या था और हर्षद मेहता कौन था और क्यों ये स्कैम आज तक के भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको हिस्ट्री की स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। उस पेज का लिंक आपको स्क्रीन पे सामने मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है हर्षद मेहता। ये एक गुजराती है जो मुंबई में रह रहा है 1950-60s के टाइम में। इसके फादर का एक टेक्सटाइल बिजनेस था जो फेल हो गया है और अब हर्षद मेहता जॉब की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, बट कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद इसको आइडिया आया कि क्यों ना स्टॉक मार्केट में घुसा जाए। इस तरह से हर्षद मेहता ने एक ब्रोकर के लिए काम करना शुरू किया और वहां से वो दलाल स्ट्रीट में गया और वहां पे उसने ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेडिंग की, जहां पे आप स्टॉक्स खरीदते हो बेचते हो। और इस पूरे प्रोसेस में इसने अपने ट्रेडर के लिए बहुत पैसा कमाया और ट्रेडर भी इससे खुश और ये भी देख रहा था कि इसमें बहुत पैसा है। बट धीरे धीरे काम सीखते सीखते हर्षद मेहता ये बात समझ गया कि ये काम वो खुद भी कर सकता है। वो क्यों एक ब्रोकर की नौकरी करे, वो खुद अपने लिए ट्रेडिंग करेगा और स्टॉक मार्केट का किंग बनेगा। इसी विचारधारा के साथ हर्षद मेहता ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चालू की जिसका नाम था ग्रोमोर। इसकी कंपनी लोगों से पैसे लेती थी, फिर उस पैसों को इन्वेस्ट करती थी स्टॉक मार्केट में, वहां से प्रॉफिट कमा के लोगों को पैसा वापस। तो इस तरह से इसकी कंपनी धीरे धीरे अच्छा करने लगी। स्टॉक मार्केट से लगातार प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है, तो ये काम करने के लिए, लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए हर्षद मेहता ने बहुत अलग अलग तरह के तिकड़म लगाए। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग की, उसने कुछ कुछ झोल किया और उसने स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश की। ये डिफरेंट तरीके लगा के उसने खूब प्रॉफिट कमाया और उसके जितने भी क्लाइंट्स थे जिन्होंने अपना पैसा उसकी कंपनी में डाला हुआ था वो खूब पैसा कमा रहे थे। इस वजह से हर्षद मेहता बिल्कुल स्टॉक मार्केट में फेमस होने लग गया और उसको लोग स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहने लग गए। स्टॉक मार्केट में बहुत जबरदस्त सक्सेस देखने के बाद अब हर्षद मेहता ने रुख किया मनी मार्केट्स की तरफ। मनी मार्केट भी एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें बहुत हाई लिक्विडिटी वाले इन्वेस्टमेंट्स के साथ डील किया जाता है। इसमें जनरली बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंवॉल्व होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब लाखों करोड़ों की डील्स होती हैं इसमें। तो मनी मार्केट में घुसने के बाद हर्षद मेहता कांटेक्ट करता है इंडिया के सबसे बड़े बैंक को जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनके पास ये जाता है और उनको कहता है कि मैं आपका पैसा जो आपके पास पड़ा पड़ा सड़ रहा है, पार्क मनी जो आपकी है, उसको मैं ज्यादा बढ़ा के आपको दे सकता हूं, आपको प्रॉफिट करवा सकता हूं। वो कैसे? हर्षद मेहता एसबीआई से पैसे लेके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा एक दूसरे बैंक से और उसके बदले में वो एसबीआई को एक बीआर दे देगा। बीआर यानी बैंक रिसीट। इस सब के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, बट एकदम शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो एसबीआई से पैसे ले रहा था और फिर उस पैसों से कुछ खरीद रहा था सिक्योरिटीज और फिर उनको पैसा बढ़ा के एसबीआई को वापस कर रहा था। तो इसमें एसबीआई भी खुश क्योंकि उनका पैसा बढ़ रहा है और हर्षद मेहता भी खुश क्योंकि वो खूब नोट छाप रहा है, बहुत अमीर हो रहा है। क्योंकि हर्षद मेहता एसबीआई का ब्रोकर था, इस वजह से हर्षद मेहता के पास बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शन आते थे। मतलब वो 1-2 करोड़ के लिए नहीं, 100, 200, 500 करोड़, मतलब इतने बड़े बड़े अमाउंट के लिए ये पैसे एसबीआई से हर्षद मेहता के पास आते थे और आइडियली उसको इस पैसे की सिक्योरिटीज खरीद के एसबीआई को देनी चाहिए थी। बट वो कर क्या रहा था? जब पैसे हर्षद मेहता के अकाउंट में आते थे उन पैसों से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता था और वहां पे मार्केट को ऊपर धकेल धकेल के प्राइसेस को बढ़ा बढ़ा के खूब प्रॉफिट कमा के वापस अपना पैसा निकाल के एसबीआई को उनका ओरिजिनल मनी वापस। इस सब में हर्षद मेहता बहुत पैसा कमा रहा था। बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वो एसबीआई का पैसा लेके 400-500 करोड़ रुपए की जो ट्रेडिंग कर रहा था वो स्टॉक मार्केट में, इसके लिए उसको परमिशन नहीं थी। वो एसबीआई के पैसे को जो अल्टीमेटली
हमारा आपका जनता का पैसा था, उस पैसे को वो अपने फायदे के लिए ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर रहा था। और यही सबसे बड़ी इलीगल हरकत थी और यही उसकी गलती थी सबसे बड़ी। इस तरह से उसने एसबीआई से और उसके अलावा बहुत सारे और बैंक से भी पैसे उठा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल के पर्सनली बहुत प्रॉफिट कमाया। इसके साथ साथ लगातार स्टॉक मार्केट उसकी वजह से ऊपर जा रहा था, क्योंकि हर्षद मेहता इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा था स्टॉक मार्केट में। इसी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम पॉपुलर हो गया, द बिग बुल। ऐसा बहुत समय तक चला, हर्षद मेहता ने खूब पैसे कमाए, एसबीआई ने भी पैसे कमाए, बट ये सब इलीगल था। और इस सब का खुलासा फाइनली एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट ने किया। इनका नाम था सुचेता दलाल। सुचेता को पता चल गया कि हर्षद मेहता एसबीआई के और बाकी बैंक्स के पैसों को गलत तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इस सब के बारे में एक आर्टिकल लिख के उसने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छाप दिया। जब ये न्यूज बाहर आई कि हर्षद मेहता बहुत मोटी मोटी रकम लेके एसबीआई से बैठा हुआ है, तब तक हर्षद मेहता ने वो पैसे एसबीआई को चुका दिए थे। तो हर्षद मेहता ये कह रहा था कि अरे मैंने क्या किया, मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए उनको, मेरे पास कोई भी उधार नहीं है। बट बात ये थी, पैसे तो उसने वापस कर दिए थे, बट बात ये थी कि जो वो उधार ले रहा था वो उधार ही अल्टीमेटली इलीगल था। वो ऐसा नहीं था कि आपने कुछ गिरवी रखा और उधार ले लिया। जो पैसे उसको मिल रहे थे वो पर्सनल यूज के लिए नहीं थे, बट वो उसको इस्तेमाल कर रहा था और वही चीज इलीगल थी। जब इस पे छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि हर्षद मेहता ना सिर्फ उनसे पैसे ले रहा था, बट उस पैसे के बदले में उसको जो चीज बैंक को देनी होती थी उसका नाम था बीआर, यानी बैंक रिसीट। हर्षद बैंक रिसीट्स में भी झोल झाल कर रहा था। वो नकली बैंक रिसीट बना के दे रहा था और कई बार तो बैंक रिसीट दे भी नहीं रहा था, बस टाले जा रहा था ताकि मैक्सिमम टाइम तक पैसा उसके हाथ में रहे और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके खूब प्रॉफिट कमाता रहे। तो जब सुचेता दलाल की न्यूज बाहर आई तब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसको भी टेंशन हुई और उन्होंने ऑडिट करवाया। और उस ऑडिट के बाद पता चला कि एसबीआई और ऐसे और कुछ बैंक्स हैं जो हर्षद मेहता के साथ ऐसे मिले हुए हैं और सब मिलके फ्रॉड कर रहे हैं। जब उन्होंने इस पूरे फ्रॉड का जितना अमाउंट पूरा इसमें इन्वॉल्व है, जब उसको कैलकुलेट किया, जब उसका एस्टिमेट लगाना शुरू किया, तो उनको पता चल गया कि भाई ये बहुत बड़ा कुछ स्कैम चल रहा है। और फिर उन्होंने मदद मांगी सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब जब सीबीआई इन्वॉल्व हो गई, सीबीआई के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड पड़ी हर्षद मेहता के घर पे। अब आरबीआई, सीबीआई, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर जब हर्षद मेहता के पीछे पड़ गए, तब उसका जेल का चक्कर लगना शुरू हुआ। जब ये सारी छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि हर्षद मेहता बहुत कनेक्टेड इंसान है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में या मनी मार्केट में या बैंक्स में, बट उनके कनेक्शन दिल्ली तक थे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ उनका लेना देना था। और सबसे बड़ी बात तो तब निकली जब हर्षद मेहता ने यह क्लेम किया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए उस समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर को भी दिए थे। जब यह खुलासा हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी हर्षद मेहता से पैसा लिया हुआ है, तब ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी। खैर, इस बड़े खुलासे के बाद हर्षद मेहता के ऊपर सीबीआई की नजर बरकरार रही और उनको कुछ सजा भी हुई और उनको बहुत फाइन पे करना पड़ा। उनको स्टॉक मार्केट से भी बैन कर दिया गया। बट धीरे धीरे हर्षद मेहता जनता की नजर से गायब होने लगा। अब हालांकि उनको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने एक दूसरे अकाउंट के थ्रू स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू किया। ध्यान रखिए, उनको ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं था, फिर भी वो ट्रेडिंग कर रहे थे और फिर से मार्केट को वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे। बट जब इसके बारे में सीबीआई को फिर से पता चला तो फिर से उनके घर पे रेड पड़ी, उनको अरेस्ट किया गया। अब हर्षद मेहता हो चुके थे 47 ईयर्स के, बट फिर एक दिन जेल में उनको हार्ट अटैक आया और 47 ईयर्स की उम्र में हर्षद मेहता की डेथ हो गई। तो ये तो मैंने आपको इस शो की बिल्कुल शॉर्ट में कहानी सुना दी। अब मैं आपको बताऊंगा इस शो से रिलेटेड कुछ ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स जो बार बार आप इस शो में सुनेंगे, और ऐसा हो सकता है कि अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो शायद आप समझ ना पाए। नंबर 1, बुल मार्केट, बेयर मार्केट। अच्छा, इस पूरे शो में आप बुल मार्केट, बुलिश मार्केट, द बिग बुल, ये सब वर्ड्स बहुत बार सुनेंगे। एक अभिषेक बच्चन की पिक्चर भी आ रही है जो हर्षद मेहता की ही स्टोरी पे आधारित है। उस पिक्चर का भी नाम है द बिग बुल। तो ये बुल और बेयर मतलब क्या होता है, इसको अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाया जाए तो जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा होता है, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, तब आप कहते हो कि मार्केट बुलिश है, यानी मार्केट का बुल रन चालू है, मार्केट लगातार एक सांड की तरह ऊपर जा रहा है, तो उसको बुलिश रन कहते हैं। आइडियली बुल मार्केट होना चाहिए तब जब आपके देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, प्राइसेस बढ़ रहे हो और हर जगह सुख संपत्ति हो, तब आपका स्टॉक मार्केट बुल रन पे रहेगा, वो ऊपर ऊपर जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी स्टॉक की वैल्यू एक्चुअली उतनी होती नहीं है,
बट उसकी इमेज, उस स्टॉक की इमेज के ऊपर उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है। अब मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है जैसे जिसका नाम है XYZ स्टॉक। आपको पता चला कि XYZ स्टॉक में एक विदेशी कंपनी है जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा कि ये कंपनी XYZ कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इस वजह से, आपकी इस सोच की वजह से XYZ कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे और XYZ कंपनी का स्टॉक ऊपर जाने लगेगा। हालांकि उसके काम में, उसके प्रोडक्शन में, उसके प्रॉफिट में कोई अंतर नहीं आया, बट आपने सुना, आपने कोई अफवाह सुनी कि उसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इसीलिए आपने स्पेक्यूलेट करते हुए यानी गेस करते हुए उसमें इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू को ऊपर बढ़ा दिया। जब इसी तरह से बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा स्टॉक्स में डालने लगते हैं और उन स्टॉक्स की उतनी वैल्यू भी नहीं होती है, बट प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं, तब भी मार्केट बुलिश हो जाता है। बट ऐसा बुलिश मार्केट बहुत ही खतरनाक होता है। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लगातार कुछ खराब न्यूज आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो आपका मार्केट नीचे नीचे जाने लगेगा। अगर आपको मैं एकदम रिसेंट एग्जांपल दूं, तो जब ये कोविड की न्यूज आई थी, तब इंडिया का, अमेरिका का और बहुत सारे कंट्रीज का स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गया था और वहां से नीचे 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 ही जा रहा था। तो ये जो कुछ महीने का टाइम था, इसमें आप कहोगे कि मार्केट बेरिश था। तो कुल मिला के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कहोगे कि मार्केट बुलिश है, और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप कहोगे कि मार्केट बेरिश है। तो इसीलिए हर्षद मेहता को द बिग बुल इसलिए कहते थे, क्योंकि वो इतना पैसा डाल रहे थे स्टॉक मार्केट में कि लगातार स्टॉक मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा था। इस वजह से फिर फाइनली स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, और जब क्रैश हुआ तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए जब आर्टिफिशियली चीजों का प्राइस बढ़ता है और मार्केट ऐसा बुलिश जाने लगता है, तो अक्सर वो खतरे की घंटी होती है। पॉइंट नंबर 2, इनसाइडर ट्रेडिंग। हर्षद मेहता को शुरू शुरू में अपनी कंपनी में बहुत फायदा हुआ। उसका रीजन ये था कि वो बहुत सारे कुछ कुछ जुगाड़ लगा रहे थे। उसमें से एक जुगाड़ था इनसाइडर ट्रेडिंग। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, आपको बताया कि XYZ कंपनी एक महीने बाद मार्केट में एक बहुत जबरदस्त नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में ना किसी ने कभी देखा है ना सुना है। इस वजह से आप जानते हैं कि जैसे ही अनाउंसमेंट वो करेगी वो कंपनी, उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सीधा ऊपर जाएगा। इस वजह से उसके अनाउंसमेंट होने से पहले ही आपने उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद के रख लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वो कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, आपके शेयर के प्राइस एकदम ऊपर चले जाएंगे। बट कंपनी ने तो अभी तक उस प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है, तो उसके बारे में आपको कैसे पता चला? आपको ऐसे पता चला क्योंकि उस कंपनी में आपका कोई दोस्त है और उसने आपको कानों कान चुपके से बता दिया कि भाई हम एक महीने बाद ना एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने पैसे कमा लिए। इस चीज को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये इंडिया में इलीगल है। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप बाहर नहीं दे सकते जिससे लोगों को फायदा हो। नंबर 3, बैंक रिसीट्स या BR। ये BR और बैंक रिसीट्स आप इस पूरे शो में बार बार सुनेंगे। तो ये BR एक्चुअली क्या है? देखिए, ये वो जमाना था जब ट्रेडिंग पेपर पे होती थी। उस जमाने में मान लीजिए कि SBI है, उसके पास बहुत पैसा है और वो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, उस पर कुछ फायदा नहीं मिल रहा उनको, उनका बेसिकली नुकसान ही हो रहा है। तो उस पैसे को वो चाहते हैं कि उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि उस पैसे पे भी उनको प्रॉफिट मिले। तो SBI के पास जो इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, उस पैसे को लेके मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट बैंक है, उस बैंक से सिक्योरिटीज SBI ने खरीदी। उन सिक्योरिटीज के बदले में SBI ने उस बैंक को पैसा दिया। तो जब कॉर्पोरेट बैंक को SBI से 200 करोड़, मान लीजिए कि 300 करोड़ रुपए मिल गए, तो 300 करोड़ की सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बैंक SBI को देगा। बट उस जमाने में यह हो रहा था कि वो सिक्योरिटीज ना देके एक डॉक्यूमेंट देते थे जिसपे ये लिखा होता था कि हाँ, हमने SBI से 300 करोड़ रुपए लिए और हम उनको 300 करोड़ की सिक्योरिटीज दे रहे हैं, हमारे पास उनके 300 करोड़ रुपए रखे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट होता था, इसका नाम था BR या बैंक रिसीट। इस तरह से उस समय के सारे मनी मार्केट के ट्रांजैक्शंस BR के थ्रू होने लगे, और ये चीज बिल्कुल गलत थी। नंबर 4, SGL। BR और SGL, ये दोनों टर्म्स आप इस शो में बार बार सुनेंगे, इसीलिए मैं इन दोनों को साथ में समझाता हूं। ये SGL भी BR से कनेक्टेड है। तो मैं अपने पिछले एग्जांपल पे वापस जाता हूं। मान लीजिए कि SBI ने 300 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट बैंक को दिए, कॉर्पोरेट बैंक उसके बदले में कुछ सिक्योरिटीज SBI को देगा। तो ये सारा जो सिक्योरिटीज का लेना देना था, इसका पूरा लेखा जोखा, बही खाता एक जगह पे मेंटेन किया जाता था। उस जगह का नाम था पब्लिक डेट ऑफिस। ये RBI के अंडर था। तो इस जगह पे पूरा रिकॉर्ड रहता था कि इस बैंक की इतनी सिक्योरिटीज इसके पास है, इसकी इतनी सिक्योरिटीज यहां पे है, इतना पैसा, सारा मेंटेन उस लेजर में, उस SGL में मेंटेन होता था। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन से बैंक के पास कितनी सिक्योरिटीज हैं, कितना पैसा है,
तो आप जाएंगे पब्लिक डेट ऑफिस में, वहां पे जाके वो लेजर देखेंगे, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि कितनी सिक्योरिटीज कहां पे है। तो आइडियली जब बैंक्स में ऐसे सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन हो रहा था तो ये होना चाहिए था एसजीएल के थ्रू और सारी एंट्रीज उस लेजर में आनी चाहिए थी। बट ये सारे बैंक्स आपस में मिलके ब्रोकर्स के साथ सिर्फ बीआरस यूज कर रहे थे, बैंक रिसीट्स यूज कर रहे थे, और एसजीएल में एंट्री आई नहीं रही थी। बीआरस का मिस यूज इस हद तक होने लगा था कि मान लीजिए कि एसबीआई ने पैसे दिए 300 करोड़ कॉर्पोरेट बैंक को, कॉर्पोरेट बैंक ने बीआर दे दिया बट सिक्योरिटीज नहीं दी। अब एसबीआई के पास बीआर है, उस पर लिखा है कि मैंने 300 करोड़ कॉर्पोरेट बैंक को दिए हैं। अब उस बीआर को एसबीआई आगे दे रहा था एज ए बीआर, तो इस तरह से बीआर ही लोग एक्सचेंज कर रहे थे बैंक्स में आपस, और किसी के पास सिक्योरिटीज थी नहीं। तो इस तरह से आप देखिए एक बबल क्रिएट हो रहा था। बट अब हम बात करते हैं कि ये बीआरस और एसजीएल का जो झमेला हो रहा था, इस सब में हर्षद मेहता का फायदा कैसे हो रहा था? हर्षद मेहता का फायदा इस तरह से हो रहा था कि एसबीआई का ब्रोकर था हर्षद मेहता। तो एसबीआई को जब कॉर्पोरेट बैंक को सिक्योरिटीज उनसे खरीदनी है तो एसबीआई डायरेक्टली कॉर्पोरेट बैंक से डील नहीं कर रहा था, एसबीआई जा रहा था अपने ब्रोकर के पास जो था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता आगे सिक्योरिटीज लेके बैंक को देगा। इस पूरे काम को जल्दी निपटाने के लिए, कम फॉर्मेलिटीज करने के लिए एसबीआई वाले लोग क्या कर रहे थे, वो इतना बड़ा बड़ा अमाउंट 300 करोड़ रुपए डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे थे हर्षद मेहता के अकाउंट पे, उसके नाम पे चेक बना रहे थे। अब वो पैसा 15-20 दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसके ही अकाउंट पे पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को हर्षद मेहता उठा के डाल दे रहा था स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट पे प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा था, लगातार बुल रन पे था स्टॉक मार्केट। इस तरह से बैंक्स का पैसा लेके हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में बहुत फायदा कमाया, और वो पैसा फायदा कमा के वो स्टॉक मार्केट से निकाल लेता था और फिर उस पैसे को बैंक को वापस दे देता था। इसीलिए हर्षद मेहता ये कह रहा था कि मैंने कोई भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने सारे पैसे उनको वापस कर दिए उनके। बट इसमें गलत ये था कि जो पैसा वो इस्तेमाल कर रहा था ट्रेडिंग करने के लिए, वो पैसा उसका नहीं था, वो पैसा एसबीआई का था, जो अल्टीमेटली लोगों का पैसा था, और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के वो पर्सनली फायदा कमा रहा था। तो ये बात गलत थी। ऐसे बहुत सारे डील्स हर्षद मेहता ने एसबीआई के साथ किया, जब वो सिर्फ बीआर यूज करके खूब पैसा ले लेके स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया। इस बात की खबर फाइनली तब आई जब एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इसके बारे में लिखा। आरबीआई ने इस पूरे फ्रॉड के जांच के लिए कमेटी बिठाई, उस कमेटी का नाम था जानकी रमन कमेटी। उन्होंने ये कहा कि इस पूरे फ्रॉड की कीमत जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वो है 4024 करोड़ रुपीस। बट जब इस पूरे स्कैम को आरबीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन सब ने मिलकर जब पूरा एनालाइज किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो फाइनली पता चला कि इस फ्रॉड की जो टोटल अमाउंट थी उसको अगर आप आज की तारीख में इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके देखो तो वो अमाउंट बनती है 24,000 करोड़ रुपीस। इतना बड़ा सिक्योरिटीज का स्कैम हुआ था, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये इंडिया के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम था। सुचेता दलाल, जिन्होंने पहली बार इस स्कैम के बारे में पेपर में लिखा और उसके बाद ये सारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर, इस पूरे स्कैम के ऊपर जितनी भी फाइनेंशियल चीजें इसमें इन्वॉल्व थी और जितनी भी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, इस सब के ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था द स्कैम, और उसी बुक के ऊपर सोनी लिव की वेब सीरीज बनी है स्कैम 1992। तो अगर आप इस स्कैम के बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये बुक जरूर पढ़िए। इस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके वो बुक ले सकते हैं। उस बुक में 92 के स्कैम के बारे में बिल्कुल विस्तार से लिखा है, और ऐसी भाषा में लिखा है कि ऐसे लोग जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आते, वो भी आराम से समझ सकते हैं। 1992 के स्कैम ने, जिसपे वेब सीरीज आधारित है, इस स्कैम ने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बहुत सारे लूप होल्स को एक्सपोज किया। सिर्फ हर्षद मेहता ने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इन लूप होल्स का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया और बहुत फ्रॉड किया। तो इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि क्योंकि हर्षद मेहता पकड़े गए इसीलिए सारा ब्लेम उन पर डाल दिया गया, बट बहुत सारे लोग इसमें और भी इन्वॉल्व थे। इस पूरी कहानी के बारे में, इस फ्रॉड के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने सवाल और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।